और क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ठीक है? चलो, थोड़ा सुंदर फोटो बनाएंगे। कई बार हाथों से उतना बढ़िया नहीं बन पाता आज, ठीक है? ओके, अब बेटा इसके ऊपर लोड लग रहा है P, ठीक है? इसकी लेंथ है हमारी L, ओके? एरिया है A और यंग्स मॉडुलस है E, ठीक है? ये हमारी दूसरी रॉड है, ये हमारी दूसरी रॉड है, इसकी लेंथ है, चलो पकड़ लेते हैं 12, इसकी लेंथ है हमारी 12, ठीक है? इसकी लेंथ बेटा अपन मान लिए क्या, इसकी लेंथ मान लिए अपन 12, ठीक है? इसका एरिया ए ही है और यंग्स मॉडुलस E/2 है और इसके ऊपर लगने वाला लोड जो है वो P है, ठीक है? इसके ऊपर जो लगने वाला लोड है वो क्या है, इसके ऊपर जो लगने वाला लोड है वो P है, लोड सेम है, ठीक है? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन चार ऑप्शंस में से मान लीजिए ये हमारा केस 1 है, ठीक है? और ये है हमारा केस 2, ये है हमारा केस 2। केस 1 में आने वाली स्ट्रेस सिग्मा 1 है, केस 2 में आने वाली स्ट्रेस सिग्मा 2 है। चलिए माय डियर, अब आप मुझे बताइए कि इन चार ऑप्शन में से इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही है। सोच समझ के जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब देंगे। पहले केस में हमारा रॉड है या बार है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, यंग्स मॉडुलस E है। दूसरी कंडीशन में हमारी बार है जिसका एरिया यहां पर भी A है, लेंथ डबल हो गई है, यंग्स मॉडुलस हाफ हो गया है। तो आपको, और जाहिर सी बात है दोनों केस में लोड लग रहे हैं तो दोनों केसेस में स्ट्रेस जनरेट होगी। तो केस 1 और केस 2 के स्ट्रेसेस के बीच में क्या तालमेल है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है? सो आई होप आप इसका आंसर अपनी कॉपी में देख रहे होंगे और अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखिए, हमेशा हर क्वेश्चन के बाद मैं सॉल्यूशन करने से पहले आपको बोलता हूं कि मैं करने जा रहा हूं, कि कहीं आप एक फ्लो में सॉल्यूशन भी ना देख लें बिफोर यू सॉल्विंग इट, ठीक है? ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है? तो पहले खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है? कोशिश करिएगा, गलत सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना एग्जाम से पहले गलती करेंगे उतनी कम गलती एग्जाम में होगा, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे। सो हमारा क्या हुआ भैया, सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इनमें से क्या होगा? तो अब आपका जवाब क्या होना चाहिए, सर इन दोनों ही केसेस में लोड के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, हम दो लोड देख पा रहे हैं, एक P है दूसरा भी P है। अब इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये क्या है, स्टैटिक है, गोइंग बाई द अजम्पशन ऑफ द सॉम, ठीक है? सॉम के अजम्पशन को मानते हुए हम इन लोड को स्टैटिक मानेंगे। तो जब हम इस लोड को स्टैटिक मान लिए तो इन दोनों में चेंज क्या हो रहा है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो लेंथ और यंग्स मॉडुलस का आ रहा है। तो हमें क्या पता है, स्टैटिक स्ट्रेस तो लेंथ और यंग मॉडुलस से डिपेंड ही नहीं करती। लेंथ और यंग्स मॉडुलस के चेंज होने पे हमारी स्टैटिक स्ट्रेस में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। जब कोई डिफरेंस आता ही नहीं है तो ज्यादा या कम होने की कोई बात ही नहीं है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हो जाएगा बराबर, ठीक है? हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो जाएगा इक्वल, ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा सा सुंदर सा फिगर बनाऊंगा फिर से। ये सब बढ़िया फिगर बन रहा है नहीं? नजर लग गई। जैसे ही बोला बढ़िया फिगर बन रहा है वैसे ही गड़बड़ होने लगा। एक बार और ट्राई करूंगा। जाने दो, फ्लेंज भी बनाने की कोशिश कर रहा था, इधर सेटिंग नहीं बैठ रही, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारी फ्लेंज, ठीक है? और ये है यहां से फिक्स, ठीक है? ये है अपना यहां से फिक्स, ठीक है?
अब ये जो है ये है हमारी लेंथ L, ये जो है ये है हमारी लेंथ 2L, ठीक है। और हमारा जो लोड है वो दोनों ही केसेस में मान लेते हैं यहां भी P है, राइट, और यहां भी P है, ओके। इन दोनों ही जगह पे ये जो हमारा लोड है ये हमारा P है, इधर भी P, और दोनों ही कंडीशन में सेम हाइट से फॉल कर रहा है। इधर भी h हाइट से फॉल कर रहा है, इधर भी h हाइट से फॉल कर रहा है, ठीक है। अगेन इसका एरिया पकड़ लेते हैं a, यंग्स मॉडुलस E, इसका एरिया पकड़ लिया a और यंग्स मॉडुलस कर देते हैं E/2, यंग्स मॉडुलस कर देते हैं E/2, राइट। और इसको अपन फिर से क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं केस 1, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे केस 1 और इसे बोलेंगे केस 2, ठीक है। केस 1 एंड केस 2 ऑप्शंस विल बी सेम ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2 एंड डी कांट से, ठीक है। अब आप इसको जरा सोच समझिए और सॉल्व करिए, ठीक है। सोच समझ के सॉल्व करिए। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कोशिश करेंगे, है ना। अब मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए देखिए बेटा, सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में लोड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो लोड के बारे में कुछ नहीं कहा तो लोड कैसा है, सो लोड है इंपैक्ट। अरे सर ये कैसी बात है, अरे भाई ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना इंपैक्ट लोडिंग की, एक हाइट से गिर रहा है। जब हाइट से गिर रहा है तो उसे कहने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने ये अभी क्वेश्चन देखा ना, कहां देखा, ये वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है, एक हाइट से ड्रॉप कर रहा है। तो जब हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंपैक्ट हुआ। अब नहीं कहेगा, अब कितना कहलवाओगे भाई। एक तरफ वो ये भी बोल रहा है कि हाइट से गिर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सर ये भी बतवाओ कि इंपैक्ट है। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर लोड हाइट से फॉल कर रहा है तो आप इस बात को समझ सकें कि डेफिनेटली ये इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन है। सो ये हमारी क्या कंडीशन हुई बेटा, ये कंडीशन हुई हमारी इंपैक्ट लोडिंग की, ये कंडीशन हमारी हुई इंपैक्ट लोडिंग की। तो अब ये जो इंपैक्ट लोडिंग की हमारी कंडीशन है, इसमें दोनों ही कंडीशन में हमारी स्ट्रेसेस बनेंगी, है ना। और इन स्ट्रेसेस के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है, तो देखते, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें इंपैक्ट का पता है। अब ये बताइए, अगर मैं केस 1 और केस 2 में कंपेयर करूं, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। सो ये हो गया मेरा केस 1। केस 1 में लेंथ 1 है L1 और केस 2 में हमारी लेंथ क्या है 2L है, यानी L2 है। मतलब यहां पे लेंथ हमारी ज्यादा है, यहां पे लेंथ हमारी ज्यादा है। तो लेंथ ज्यादा होने से क्या इफेक्ट आएगा इंपैक्ट स्ट्रेस पे। अगर मैं यंग्स मॉडुलस को छोड़ते हुए बात करूं तो लेंथ ज्यादा होने से इंपैक्ट स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, इंपैक्ट स्ट्रेस कम होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा L2 L1 से ज्यादा है तो इसकी वजह से जो इंपैक्ट स्ट्रेस आ रही है वो सिग्मा 2 हमारी सिग्मा 1 से कम होनी चाहिए। तो ये इफेक्ट हुआ लेंथ का, लेकिन केवल लेंथ चेंज नहीं कर रही, यंग्स मॉडुलस भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लेंथ का हिसाब। चलो चलो, अब केस 1 में, अगेन केस 1 में और केस 2 में फिर से यहां देखते हैं। तो ये हमारा केस 1, ये हमारा केस 2, ठीक है। केस 2, तो केस 1 में यंग्स मॉडुलस E था, इसमें यंग्स मॉडुलस E/2 हो गया, यानी यहां पे यंग्स मॉडुलस कम हो रहा है। केस 2 में यंग्स मॉडुलस कम हो रहा है। अब केस 2 में यंग्स मॉडुलस कम हो रहा है तो क्या इफेक्ट आता है यंग्स मॉडुलस कम होने का, तो यंग्स मॉडुलस कम होने से इंपैक्ट स्ट्रेस कम होती है। यानी केस 2 में जो इंपैक्ट स्ट्रेस आएगी वो यंग्स मॉडुलस के कम होने की वजह से भी कम होगी, यंग्स मॉडुलस के कम होने की वजह से भी कम होगी। तो लेंथ में बढ़ने से भी इंपैक्ट स्ट्रेस कम होती है, यंग्स मॉडुलस के कम होने से भी इंपैक्ट स्ट्रेस कम होती है। और यहां पे
दूसरे केस में लेंथ बढ़ रही है, यंग्स मॉडुलस कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे केस में जो इंपैक्ट स्ट्रेस आएगी वो पहले केस से काफी कम होगी। अब कई लोग क्या करते हैं, अरे सर लेंथ डबल हो रहा है, यंग्स मॉडुलस हाफ हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। ये है फॉर्मूला। कहां गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस को आप हाफ कर दीजिए, लेंथ को डबल कर दीजिए, तो कट कहां रहे हैं? डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है मतलब जाहिर सी बात है ये कम हो रहा है। ठीक है, तो चाहे आप फॉर्मूला लगा करके करें, चाहे लॉजिक से करें, किसी भी तरीके से आपका ऑप्शन क्या आ गया? बी आ गया। हमारी केस 2 में जो स्ट्रेस पैदा हो रही है वो डेफिनेटली केस 1 से हमारी कम है। ठीक है, सो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमारे ये इंपैक्ट लोडिंग केस पे बन सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? चलो इसको थोड़ा एक लेवल और आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, सो भाई इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है? इंपैक्ट फैक्टर इनटू स्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, और इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला भी आप देख पा रहे हो। इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो इंपैक्ट फैक्टर इज 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, राइट। सो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं क्या भाई, इंपैक्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? यस और नो? भाई अगर h 0 भी है इवन देन इंपैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारा लोड 2.5 किलो वाला हाथ वाला, अगर हमारा लोड ग्रेजुअल से इंपैक्ट बन गया तो हानिकारक है, डेंजरस है। अब आप इसी बात को मैथमेटिकली देख रहे हो, इंपैक्ट फैक्टर मिनिमम 2 है, मतलब कम से कम 2 होगा। यानी अगर कोई लोड स्टैटिक से इंपैक्ट में बदलता है तो एटलीस्ट, एट द वेरी लीस्ट दुगना नुकसान करने वाला है। उसके ऊपर तो कितना भी कर सकता है, राइट? उसके ऊपर तो कितना भी कर सकता है। तो इंपैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है, राइट बेटा? ठीक है, अब एक बात और सुनिए। लास्ट सेशंस में मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि जब भी आप किसी पैरामीटर की लिमिटिंग वैल्यूज देखिए, जैसे यहां पे इंपैक्ट फैक्टर की लिमिटिंग वैल्यू आप देख रहे हो कि ये 2 से कम नहीं हो सकता, तो अब इंपैक्ट फैक्टर अगर एग्जैक्टली 2 है तो उस समय क्या स्पेशल कंडीशन आएगी, यहां से भी बातें उठती है। तो अगर इंपैक्ट फैक्टर बेटा एग्जैक्टली 2 हो तो इसी को अपन बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड। ठीक है, तो सडनली अप्लाइड लोड कोई अलग टाइप का लोड नहीं है, एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ इंपैक्ट लोडिंग, स्पेशल केस ऑफ इंपैक्ट लोडिंग, जिसमें इंपैक्ट फैक्टर डायरेक्टली हमारा 2 के बराबर है। तो कभी भी अगर सडनली अप्लाइड लोड बोल दिया उसने क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको इंपैक्ट फैक्टर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप इंपैक्ट फैक्टर को 2 के बराबर एग्जैक्टली इक्वल टू 2 लेकर के चल सकते हैं। तो आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के सेशन के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारा, अब क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें गेट में कोई न्यूमेरिकल नहीं आया क्या? अपन ने 2 क्वेश्चन देखे, एक तो उसमें खैर इंपैक्ट लोड का था भी नहीं ये वाला, ठीक है, और ये तो थ्योरेटिकल, तो क्या न्यूमेरिकल नहीं आया है क्या? बिल्कुल आए हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हमारा गेट मैकेनिकल में पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक 2017 या 16 में। ठीक है, ठीक है, चलो कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक चीज और को सोचा करिए कि क्वेश्चन पढ़ते हुए ये भी आइडेंटिफाई किया करिए कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। चीजें कुछ हद तक अपने आप ही रास्ता बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पॉइंट मास ऑफ 100 kg इज ड्रॉप्ड ऑनटू अ मासलेस इलास्टिक बार, cross section area of 100 mm square, length is equal to 1 meter, Young's modulus is 100 GPa from a height h of 10 mm as shown in the figure, and the figure is not to scale. ठीक है, obviously the figure is not to scale.
If G is 10 meter per second square, the maximum compression of the elastic bar is, तो हमारे पास एक बार है, ठीक है। आई होप कि आप अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात तो मेरे को क्लियरिटी आती है कि भैया एक मास किसी हाइट से किसी बॉडी के ऊपर फॉल कर रहा है। तो जब एक मास किसी हाइट से किसी बॉडी पे फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट पैदा करेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि सर ये एक इंपैक्ट लोडिंग की कंडीशन है, एक इंपैक्ट का मामला है, इंपैक्ट लोडिंग का जुगाड़ है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो भूल जाएं कि ये एक इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन है और यहां पे क्योंकि कंप्रेशन यानी डिफॉर्मेशन की बात हुई है तो सीधा सीधा हम डेल्टा स्टैटिक निकालते हैं। तो अगर मैं भूल जाऊं कि ये इंपैक्ट लोडिंग है तो मैं इसका डिफॉर्मेशन कैसे निकाल सकता हूं, PL अपॉन ए करके। तो PL अपॉन ए करूंगा तो क्या करूंगा भाई, डेल्टा स्टैटिक इज इक्वल टू PL अपॉन ए। तो P कितना है, मास कितना है 100 इंटू G, हमें पता है लोड इज इक्वल टू mg और G कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। लेंथ है 1 मीटर, यूनिट का ख्याल रखेंगे, mm में बदल दीजिए। एरिया हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm स्क्वायर एंड द लेंथ एंड द यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है 100 GPa यानी 100 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां से कैलकुलेटर की तो मेरे को नहीं लगता है जरूरत है, ये देखो यहां से सीधा सीधा थोड़ा कट्टम पिट्टम करेंगे तो ये निकल करके आ रहा है 0.1 mm। मतलब अगर ये लोड स्टैटिक होता तो इसकी वजह से जो इलोंगेशन होता वो 0.1 mm होता, ठीक है। इसकी वजह से जो इलोंगेशन होता वो 0.1 mm होता है, लेकिन ये तो स्टैटिक नहीं है। अब हमें इसे इंपैक्ट में चेंज करना होगा। तो इंपैक्ट में चेंज करने का क्या जुगाड़ हमने सीखा है कि सर हम इंपैक्ट फैक्टर निकालेंगे। अब हम सर इंपैक्ट फैक्टर निकालेंगे। तो इंपैक्ट फैक्टर जब हम निकालेंगे तो भाई चलो निकालो, 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक यानी PL अपॉन ए, है ना। तो डेल्टा स्टैटिक तो हम ऑलरेडी निकाल लिए ना, डेल्टा स्टैटिक तो अपन ऑलरेडी निकाल लिए ना भाई, डेल्टा स्टैटिक तो अपन ऑलरेडी निकाल लिए ना, हाँ ओके चलो छोड़ो, डेल्टा स्टैटिक तो अपन ऑलरेडी निकाल लिए। ओके सो इंपैक्ट फैक्टर हमारा क्या है बेटा, इंपैक्ट फैक्टर है 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, राइट, 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, है ना। सो इंपैक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं अपन 1 प्लस 1 प्लस 2h, तो हाइट कितनी दी हुई है 10 mm, तो 10 रख दीजिए, ये है 0.1, ये है 0.1। अब लगता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने में समझदारी है, ठीक है। सो 20, अच्छा जहां भी आपको एग्जाम में लगे, गेट में अपने को कैलकुलेटर अलाउ है ना, ज्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है, ज्यादा रिस्क मत लेना। छोटी मोटी भी कैलकुलेशन है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में कहीं कोई छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मैं तो कर लेता हूं भाई। रिस्क लेने से अच्छा गेट में 1 नंबर का क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक से गलत हो गया तो रैंक ऊपर से नीचे हो जाती है, IIT से NIT में पहुंच जाता है इंसान। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का। इंपैक्ट फैक्टर निकल आया 15.7। ओहो, डेल्टा स्टैटिक हमने निकाला था, वो स्क्रीन से चला गया, कोई बात नहीं। डेल्टा स्टैटिक हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। PL अपॉन E, तो P क्या था mg, है ना, mg की हमने वैल्यू रखी थी, हाँ mg की बेटा हमने वैल्यू रखी थी। इसमें थोड़ा सा कभी कभी नो वरीज, है ना, नो वरीज। ओके सो डेल्टा स्टैटिक बेटा हमारा क्या होता है PL अपॉन ए। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो हमारा मास क्या है 100 इंटू 10, L था हमारा 10 टू द पावर 3, एरिया था 100, यंग्स मॉडुलस था 100 GPa यानी 100 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां से डेल्टा स्टैटिक निकल के आ रहा था 0.1 mm, ठीक है। अब हमारे पास इंपैक्ट फैक्टर है, डेल्टा स्टैटिक है, तो हमें क्या पता है बेटा, हमें क्या पता है, हमें पता है कि अब अपन डेल्टा इंपैक्ट निकाल सकते हैं। तो डेल्टा इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट फैक्टर इनटू
डेल्टा स्टैटिक, इम्पैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा स्टैटिक। तो इम्पैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा स्टैटिक बेटा कितना हुआ, इम्पैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा स्टैटिक, तो हमें डेल्टा इम्पैक्ट निकालना था, है ना। इम्पैक्ट फैक्टर अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 15.17, ठीक है। सो 15.17, व्हाट इज द डेल्टा स्टैटिक, ये है हमारा 0.1, यानी क्या आंसर हो गया 1.517 mm। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1.517 mm, ठीक है बेटा। सो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से इंपैक्ट लोडिंग के प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। सो हमने जब लोड क्लासिफाई किए थे लास्ट सेशन में, तो हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, डेड लोड, इंपैक्ट लोडिंग की बात की थी और इंपैक्ट लोडिंग के फॉर्मूले को आपको इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, राइट। ये वाले फॉर्मूले आपको लास्ट सेशन में हमने इंट्रोड्यूस किए थे। तो इस सेशन में बेटा इस फॉर्मूला के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या थ्योरेटिकल क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने उसको बहुत तरीके से देखा है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सेशन को एंजॉय किया होगा और यहां से आगे की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, डोंट मिस द सेशंस, ठीक है, बिल्कुल सेशन मिस नहीं करने। और नेक्स्ट सेशन में हम यहां से और आगे चलेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।